और आज हम भाषा शैली, उद्देश्य और संवाद योजना के आधार पर कहानी की समीक्षा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं संवाद योजना की। किसी भी कहानी के संवाद किस प्रकार के होने चाहिए? हाँ बच्चों, सरल होने चाहिए। सरल होने चाहिए और होने चाहिए मैम। ज़्यादा छोटे होने चाहिए, बड़े भी नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ज़्यादा बड़े संवाद नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े संवाद बोरिंग कर देते हैं कहानी को। और अर्थपूर्ण होने चाहिए मैम। अर्थपूर्ण होने चाहिए, विषयानुकूल होने चाहिए, पात्रों के भावों के अनुकूल होने चाहिए, क्योंकि संवाद ही हमें पात्रों की मनस्थिति के बारे में संवादों के द्वारा ही पता चलता है कि पात्र क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, ये सब। इसलिए और जो फैसला कहानी के संवाद हैं वो संक्षिप्त भी हैं, चुस्त भी हैं, चुटेले भी हैं, पाठक को मनोरंजन प्रदान करने वाले भी हैं, कहानी के अनुकूल भी हैं, क्योंकि कहानी में ग्रामीण परिवेश दिखाया है, तो कहानी के पात्रों के द्वारा जो संवाद प्रयोग किए गए हैं वो ग्रामीण परिवेश के अनुकूल ही हैं। और रणवीर जो कि एक नेता है, तो उसके जो संवाद हैं वो एक नेता के जैसे ही हैं। जैसे कि रणवीर, जैसे कि इसूरिया एक अनपढ़ स्त्री है और गडरिया जाति से है, तो उसके संवाद ग्रामीण परिवेश के अनुकूल अनपढ़ गडरिया जाति के जैसे ही हैं। और विचार जैसे उसके सशक्त नारी जैसे विचार हैं उसके, तो उसके विचारों के अनुकूल ही उसके संवाद भी हैं। जैसे कि वो कहती है, और रन्ना की दुल्हन, रणवीर को वो रन्ना बुलाती है और रन्ना की दुल्हन वसुमती को कहती है और कहती कि अब दुख के दिन गए, अब बरोबरी का ज़माना आ गया है, ठटरी बंधे मर्द मारा कुटी करे, तो सीधे कागज़ लिखवा देना। तो इस तरह से वो ग्रामीण भाषा का इस्तेमाल करती है अपने संवादों में। और जैसे कि वो सशक्त विद्रोहिणी नारी है जो अपने ऊपर हुए अत्याचारों का विरोध करती है, तो उसके संवादों में वो विरोध हमें दिखाई देता है। और जैसे कि उसकी चरित्र की विशेषता के अनुसार वो मुँहफट भी है, तो उसके संवाद भी उसी प्रकार के हैं। वो डरती नहीं है किसी से, वो कहती है रणवीर सुन ले तो सुन ले, हम सुनाने के लिए ही कह रहे हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता। और रणवीर का भाई जैसे कि देववीर है, उसके पास जब बूढ़ी औरत आती है तो वो भी ग्रामीण परिवेश की भाषा में ही बात करती है कि बेटा तनिक अपनी भौजाई को भेज दो। तब देववीर कहता है कि भाभी तो भैया घर पर नहीं है, भाभी नहीं जा सकती। तब वो कहती है क्यों नहीं जा सकती। तो इस तरह से जो संवाद हैं वो चुस्त, चुटीले और ग्रामीण परिवेश के अनुकूल हैं और पात्रों की मनस्थिति को हमारे सामने प्रदर्शित करने वाले हैं कि पात्रों की मनस्थिति किस प्रकार की है। जैसे कि जब वसुमती प्रधान बन जाती है तो गांव की औरतें ये सोचती हैं कि अब हमारे सुख के दिन आ गए, क्योंकि एक औरत प्रधान बनी है तो अब हमारे सुख दुख को समझा जाएगा, हमारे उत्कर्ष के लिए, उत्थान के लिए भी कुछ किया जाएगा। तो जो इसूरिया है वो लेडीज़ के ग्रुप में, सभी औरतों के ग्रुप में, जब औरतें पथनवारे में बैठी होती है वहाँ पर कहती है कि अब दुख के दिन चले गए हैं, सुख के दिन आ गए हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब रणवीर चाकी पीसेगा, रोटी थापेगा और हमारी बसुमती कागज़ लिखेगी, हुक्म चलाएगी, राज करेगी। और वो उससे ये भी पूछती है, क्योंकि अब वो एक नेता बन गई है, तो जैसे कि लोगों की मनोदशा होती है कि कहीं अब ये पद मिलने के बाद, पदवी मिलने के बाद बदल तो नहीं जाएंगे। तो ये प्रश्न गांव की औरतों के मन में भी है। तो इसूरिया वसुमती से पूछती भी है कि कहीं तुम रणवीर की तरह अन्याय तो नहीं करोगी, कागज़ दाब तो नहीं लोगी। तो इस तरह से जो संवाद है वो पात्रों के भावों के अनुकूल हैं, उनकी मनोस्थिति को प्रदर्शित करने वाले हैं और ग्रामीण परिवेश को भी प्रदर्शित करने वाले हैं, क्योंकि कहानी जो है वो ग्रामीण परिवेश की है, एक गांव की है। तो कहानी के जो संवाद हैं वो ग्रामीण परिवेश को प्रदर्शित करने वाले हैं। जैसे कि हरदेई का कुएं में कूदना, तो इसूरिया का ये कहना कि
पीपर तरे कुआं के नीचे उसने पीपर के नीचे तरे वाले कुएं में उसने कूदकर जान दे दी। और फिर जब लोगों का आक्रोश फूटता है तो उनका गुस्सा उनके मनोभावों को उजागर करता है। तो यहाँ पर जब ईश्वरिया को गुस्सा आता है तो उसने भी वसुमती को खूब सुनाया था अपनी भाषा में कि तुम्हारे अलावा अगर हम एक लकड़ी को वोट दे देते तो वो लकड़ी भी तुमसे अच्छी होती। और कहीं न कहीं लेखिका के भावों को भी व्यक्त करने वाले हैं संवाद। जैसे कि ये जो वक्तव्य है कि ठठरी बांधे मर्द मारा कूटी करे छिरिया, लड़कियों को ऐसे ही बांध के रखें तो सीधे कागज़ लिखवा देना, क्योंकि अब बरोबरी का ज़माना आ गया है। तो कहीं न कहीं लेखिका के मनोभावों को भी प्रदर्शित करने वाले हैं कि अब औरतों को अपने सशक्तिकरण की तरफ ध्यान देना चाहिए, दबना नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो संवाद हैं वो बिल्कुल सफल कह सकते हैं हम कहानी के संवादों को। समझ में आया बेटा? ओके। अभी दूसरा पॉइंट है अपना भाषा शैली। कहानी की जैसे संवाद में ही बात हो रही है कि ग्रामीण परिवेश को प्रदर्शित करने वाले संवाद हैं, तो भाषा कैसी है? ईश्वरिया के द्वारा और जो हरदेई की माँ है उसके द्वारा लेखिका ने ठेठ ग्रामीण भाषा का प्रयोग करवाया है। और तत्सम शब्दावली का प्रयोग हमें यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है। बेटा ये SM कौन है? माइक अपना म्यूट कर लो। तो कहानी में जो प्रयुक्त भाषा है वो पात्रों के अनुकूल है। तत्सम शब्दावली का इसमें कम प्रयोग किया गया है, तद्भव शब्दावली की इसमें अधिकता है, और देशज शब्दों का अधिकाधिक इसमें बीच बीच में प्रयोग किया गया है। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो हमारे आम बोलचाल के शब्द होते हैं, जिनके आगत का पता नहीं होता लेकिन वो हमारे आसपास के ही शब्द होते हैं, वो देशज होते हैं। तो कहानी में जो ग्रामीण परिवेश की भाषा है वो देशज शब्दावली है। तो इस तरह से तद्भव और देशज शब्दावली की अधिकता है। वाक्य विन्यास बिल्कुल सरल है और छोटे छोटे वाक्य हैं समझने में जिनको आसानी होती है। हिंदी भाषा का तो प्रयोग इसमें लेखिका ने किया ही है। हिंदी भाषा और आंचलिक शब्दों का बिल्कुल मेल के साथ लेखिका ने प्रयोग किया है। फिर आती है शैली की बात। तो शैली तो इसमें जैसे पहले ही बता दी थी कि वसुमती ने पत्र लिखा है अपने माँ साहब को, और उस पत्र में उसने सारे घटनाक्रम का वर्णन किया है। तो कहानी की शैली कौन सी होगी? पत्रात्मक शैली या पत्र शैली। तो कहानी की जो शैली है वो पत्र शैली है, लेकिन पत्र शैली के अंतर्गत जैसे होता है ना कि एक पॉइंट के और भी छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, है ना, एक विषय के बहुत सारे उपविषय हो सकते हैं, वैसे ही पत्र शैली के अंतर्गत हमें वर्णनात्मक शैली भी देखने को मिलती है, चित्रात्मक, भावात्मक, हर प्रकार की शैली के दर्शन होते हैं। और पात्रों की मनस्थिति का वर्णन किया गया है तो मनोविश्लेषणात्मक शैली के भी हमें दर्शन होते हैं। लेकिन इन सारी शैलियों के दर्शन हमें कहाँ होते हैं? पत्र शैली के अंतर्गत। तो मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि फैसला कहानी में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है तो हम कहेंगे पत्र शैली का प्रयोग हुआ है। लेकिन पत्र शैली के अंतर्गत मनोविश्लेषणात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक सभी शैलियों का सुंदर प्रयोग लेखिका ने किया है। भाषा शैली हो गई बेटा क्लियर? यस मैम। ओके बेटा। फिर आते हैं हम उद्देश्य पे। किसी भी कहानी की रचना मनोरंजन के लिए तो की जाती है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता, क्योंकि कहानियाँ जो होती हैं वो हमारे समाज से ही जुड़ी होती हैं। तो समाज सुधार या बहुत सारे जो उद्देश्य होते हैं वो कहानियों के होते हैं। केवल मनोरंजन कहानी का उद्देश्य नहीं होता। मनोरंजन होता है लेकिन केवल मनोरंजन किसी भी कहानी का उद्देश्य नहीं होता। तो इस तरह से जो कहानी है हमारी फैसला वो एक सोद्देश्य रचना है, यानी उद्देश्यों के साथ लिखी गई है। इसमें मुख्य उद्देश्य तो यही है, लेखिका ने स्पष्ट किया है कि नारी किस तरह से पुरुषों के कठोर और अत्याचार से परिपूर्ण व्यवहार को सहती रहती है, लेकिन जब उसकी सहने की सीमा का अंत हो जाता है तब वो अपने सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ाती है। लेखिका ने नारियों के सशक्तिकरण को आवाज़ दी है। जो नारियां गूंगी बहरी बनी हुई केवल सभी अत्याचारों को सहन करती रहती हैं, लेखिका ने उन्हें स्वर प्रदान किया है। जैसे कि वसुमती ने
अंत में अपने पति के खिलाफ वोट देकर समाज को एक भ्रष्ट नेता के प्रकोप से बचाया है। तो यहाँ नारी सशक्तिकरण को लेखिका ने आवाज़ दी है कि किस तरह नारियाँ जब अपने हक के लिए लड़ती हैं तो उन्हें हर क्षेत्र में जीत हासिल होती है और वो पुरुषों को पटकनी दे सकती हैं। तो ये इस तरह से कहानी एक सोदेश्य रचना है। तो अब इसके छोटे छोटे उद्देश्यों की बात करते हैं पॉइंट्स में। तो तुम बच्चों बताओ कि तुमने कहानी को पढ़ा, तुम्हें क्या क्या उद्देश्य कहानी के लगे? मैम एक तो औरतों की मतलब औरतों के उसमें सुधार करना मैम, जो औरतों के साथ अन्याय होता है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, नारी जाति को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना। आत्मनिर्भर हाँ, नारियों को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करना। ये भी हो सकता है। और वोट का सही उपयोग करना, ये भी है, क्योंकि वसुमती अपने वोट का सही उपयोग करती है तभी वो समाज को एक भ्रष्ट नेता के प्रकोप से बचा पाती है। क्योंकि जब भी हम वोट डालते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हमें निष्पक्ष होकर जो सही प्रत्याशी है उसको वोट देना चाहिए। वसुमती के सामने उसका पति खड़ा था, लेकिन फिर भी उसने निष्पक्ष रूप से वोट दिया, जबकि वो जानती थी कि उसका पति जो है एक भ्रष्ट नेता है, इसीलिए वो अपने पति के खिलाफ जाकर वोट देती है, उसके जो विपक्ष में प्रत्याशी होता है उसको। तो जो कहानी जो है इसका उद्देश्य ये भी है कि लोगों को उनके वोट के प्रति जागरूक करना कि अपना वोट किस तरह से देना चाहिए, निष्पक्ष होकर सही प्रत्याशी का चुनाव करना चाहिए। वोट की अहमियत समझाई है कि एक वोट कितना आवश्यक होता है, क्योंकि वसुमती के एक वोट से ही उसका पति ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हार जाता है। तो यहाँ पर हमें वोट की अहमियत भी समझाई गई है, किस तरह से हमें अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे एक वोट का कितना महत्व है, ये भी हमें कहानी में बताया गया है। और बेटा मैम शिक्षा के लिए भी जागरूक किया गया मैम, जैसे कि बाकी सभी औरतें तो अनपढ़ थी और वसुमती 11वीं तक पढ़ी थी मैम। थोड़ा सा और वर्णन करो बेटा इसका। ईश्वरिया के माध्यम से मैम खुद पर व्यक्त करने के लिए भी बोला गया है। इसमें यह है कि नारियों को अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ईश्वरिया का जहाँ पे करैक्टर है, ईश्वरिया बेशक से अनपढ़ है लेकिन वो आधुनिक विचारों की महिला है। जब उसका पति उस पर अत्याचार करता है, मारपीट करता है, तो वो अनपढ़ होने के बावजूद तुरंत उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती हैं और बेशक से उसकी रिपोर्ट दाब ली जाती है। जबकि वसुमती जो है, रणवीर भी कहीं ना कहीं वसुमती पर अत्याचार ही करता रहता है, लेकिन वसुमती अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती। तो यहाँ पर औरतों को उनके हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए कहा गया है। ये कह सकते हैं कि नारी को सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया गया है। और बताओ बेटा। समाज का शोषण न करके समाज के प्रति भलाई के कार्य करना। एक नेता, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि नेता के क्या कर्तव्य होने चाहिए, नेता को किस तरह समाज का कल्याण करने के लिए चुना जाता है, इसको इस तरह से कह सकते हैं। क्योंकि वसुमती प्रधान बनी थी, वो चाहती थी कि लोगों का कल्याण हो, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। जबकि रणवीर ब्लॉक प्रमुख भी था और वो प्रधानी के पद का भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो इसका इस्तेमाल किस में कर रहा था, लोगों की भलाई के लिए तो नहीं कर रहा था। लोगों को तंग करने में, उनको गरीब और दीन दुखी लोगों को परेशान करने में ही वो इनका प्रयोग करता था। वो केवल उन लोगों की मदद करता था, सशक्त लोगों की, जो उसके किसी काम आ सकते थे। तो इसलिए एक नेता के क्या कर्तव्य होने चाहिए, किसी पद का हमें किस तरह से सदुपयोग करना चाहिए, ये भी कहानी में बताया गया है। मैम नारियों को राजनीति में लाने के लिए भी मैम, राजनीति में आने के लिए नहीं, वो अगर नारियां सशक्त होंगी तो वो हर जगह अपना सिक्का चला ही लेंगी, चाहे वो राजनीति हो या फिर कोई और प्रोफेशन हो, कहीं पर भी। मेन चीज़ ये है कि नारियों को सशक्त होना ज़रूरी है। राजनीति में तो वसुमती चली गई है, लेकिन वो सशक्त नहीं है। हाँ बेटा। मैम औरतों को आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देना मैम, जैसे वसुमती को मैम वो बना प्रधान बना दिया था, वो जैसे नहीं, ये तो बेटा नारी के जो अधिकारों के प्रति जागरूक करना है उसके अंतर्गत आ जाएगा।
कि नारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। मूल रूप से ये जो कहानी है फैसला, ये नारी सशक्तिकरण के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसके यही 3-4 पॉइंट बन सकते हैं। पहला तो यही कि नारियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत करना। वैसे तो नारियां कर्तव्यों के प्रति तो सचेत रहती ही हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए पहला पॉइंट यही बनेगा उद्देश्य का कि नारियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत करना, वोट का महत्व समझाना, वोट का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए ये बताना, और नारी सशक्तिकरण और एक और था, औरतों के ऊपर ही था, एक नेता के क्या कर्तव्य होने चाहिए ये भी था। इस तरह से ये कहानी के उद्देश्य थे। कोई और उद्देश्य तुम्हें समझ आ रहा हो तो बता दो। परिवेश में लिखी गई है तो पात्रों के सामने उसी ऐतिहासिक परिवेश को ही प्रस्तुत करना पड़ेगा, न कि अगर हम ऐतिहासिक परिवेश की कहानी को आधुनिक परिवेश में प्रस्तुत करेंगे। अगर हमारे पात्र इंग्लिश बोलते होंगे, वेस्टर्न कपड़े पहनते होंगे, तो क्या वो कहानी का वातावरण क्रिएट हो पाएगा? मैम। उदाहरण के लिए हम ये देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई मूवी आती है, कोई सीरियल आता है, ऐतिहासिकता पे बने होते हैं, जो जैसे कि पीछे जोधा अकबर आया था, अभी पद्मावती आई थी, तो इस तरह की जो पिक्चर्स आती हैं ऐतिहासिकता पे जो बेस्ड होती हैं, इसमें जो उनका ड्रेसअप होता है, रहन सहन, जो परिवेश दिखाया जाता है उसी टाइम पीरियड का दिखाया जाता है जिस टाइम पीरियड की कहानी है, जबकि वो आज के परिदृश्य में प्रस्तुत की गई हैं, लेकिन उनका जो कथानक है वो तो काफ़ी साल पहले का है ना। तो उनका परिवेश भी काफ़ी साल पहले का, कि उस टाइम वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसी भाषा इस्तेमाल करते थे, कैसा उनका रहन सहन था, वो सब आज के परिदृश्य में प्रस्तुत करना, यही देशकाल और वातावरण होता है। अब जैसे हमारी कहानी है फैसला कहानी में मुख्य रूप से क्या है? क्या एक कहानी में एक शहर का चित्रण है, एक गांव का चित्रण है, या फिर एक घर की कहानी है? जैसे कि हमारी गैंग्रीन कहानी थी, वो एक घर की कहानी थी। तो क्या हमारी जो फैसला कहानी है वो किस तरह की कहानी है, बताओ बच्चों? गांव की कहानी है। एक गांव की कहानी है। तो क्या कहानी में कहीं भी आपको गांव का जो परिवेश है, वातावरण है, वो मिलता है? यस मैम। कहाँ पथनवारे का जिक्र हुआ है जैसे मैम। हाँ, जैसे कि पथनवारे का जिक्र हुआ है कि सारी औरतें पथनवारे में गोबर के कंडे बनाती हैं और वहीं पर एक दूसरे से अपने सुख दुख की चर्चा करती हैं और गांव के इधर उधर के जिक्र करती हैं। सभी औरतों की जो मीटिंग का स्थान होता है वो पथनवारा होता है। तो यहाँ से भी हमें ग्रामीण परिवेश देखने को मिलता है, क्योंकि शहरों में तो पथनवारे होते नहीं हैं, गांव में ही होते हैं। दूसरा, जब वसुमती प्रधान बनने के बाद केवल अपने घर के जो चौक होता है, चौतरा होता है, उसको पक्का करवा लेती है, लेकिन गांव में कोई विकास नहीं करवाती। तो गांव की औरतों का ये कहना कि गांव की गलियां कच्ची हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है और मच्छर पनपते हैं, बीमारियां पनप रही हैं, और बीमारियों के लिए भी कोई दवाई की व्यवस्था नहीं है, और बच्चों के स्कूल की छत भी कमज़ोर है। तो यहाँ पर जो गाँव में सुविधाएँ होती हैं, गाँव में सुविधाएँ सारी कहाँ होती हैं बच्चों? इसीलिए तो लोग शहरों की तरफ भागते हैं। गांव में सारी सुविधाएं नहीं होती ना। डॉक्टर्स की सुविधा कहाँ होती है? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं गांव में। अब जैसे मान लो हम वर्तमान से ही लेते हैं, अभी कोरोना की जो बीमारी चल रही है, क्या किसी भी गांव में कोरोना का टेस्ट अवेलेबल है? करा सकते हैं हम? नहीं करा सकते ना। उसके लिए हमें अपने जो नज़दीक शहर लगता है वहाँ जाना पड़ेगा, और इसके इलाज के लिए भी गांव में कोरोना का प्रॉपर इलाज नहीं है, शहर जाना पड़ेगा। तो वही चीज़ आ गई कि गांव में सारी सुविधाएं नहीं होती। सुविधाएं कहाँ होती हैं? शहरों में। तो यहाँ पर ये जो लाइंस अभी हमने पढ़ी हैं, इन लाइंस के माध्यम से ग्रामीण परिवेश जो है वो चित्रित हो रहा है कि गाँव का कैसा माहौल होता है। वहाँ पर गड्ढे होते हैं, सड़कें कच्ची होती हैं, पक्की सड़कें नहीं होती गाँव में, गड्ढे होते हैं, पानी भरा रहता है, दवाई की, औषधालयों की जो सुविधाएं होती कम होती हैं। शिक्षा की व्यवस्था भी बच्चों के लिए कम ही होती है, क्योंकि बच्चे
थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए शहर की तरफ भागना ही पड़ता है। गांव में सारी सुविधाएं बच्चों के लिए नहीं होती। तो ये होता है देशकाल और वातावरण। जैसे कि फैसला कहानी एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है, तो इसमें हमें ग्रामीण परिवेश देखने को मिल रहा है। गांव की औरतों का वसुमती को कुछ भी आकर कह देना। शहरों में अगर मान लो क्या एमएलए है, हम उनसे तुरंत मिल सकते हैं? नहीं। सरपंच के पास हम रोज़ जाकर खड़े हो सकते हैं कि हमारी ये समस्या है, क्यों अब तक पूरी नहीं हुई, है ना। तो Yes, इस तरह से कहानी में ग्रामीण परिवेश को पूरी तरह से चित्रित किया गया है। ये था देशकाल और वातावरण। अभी कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो बच्चे। मैम एक बार कथा वस्तु फिर से बता दो। कथानक जो होता है वो मुख्य विषय वस्तु होती है कहानी की, कि आखिर कहानी है क्या। जैसे कि संक्षिप्त रूप में हम कहानी बताते हैं कि मुख्य रूप से कहानी है क्या। तो जो हमारी फैसला कहानी है, किस चीज़ का फैसला, क्या फैसला, ये है कहानी। कि कहानी में वसुमती एक नारी है जिसका पति ब्लॉक प्रमुख है और जो उसको प्रधान बना देता है। लेकिन वसुमती प्रधान तो बन जाती है और वो अपने प्रधान के पद का कभी उपयोग नहीं कर पाती। उसका पति ही उसके प्रधान पद का उपयोग करता है। जैसा कि हमेशा ही गांव में होता है, औरतें सरपंच बन जाती हैं, प्रधान बन जाती हैं गांव की, लेकिन उनके उस पद का प्रयोग उनके पति करते हैं। वो पेपर्स पे साइन ज़रूर करती हैं, लेकिन उन पेपर्स पे क्या काम करना है, वो पेपर्स किस लिए आए हैं, कितनी भागादौड़ी के बाद कोई डील साइन हुई है, ये सब उनके पति करते हैं। महिलाएं इस क्षेत्र में आगे नहीं जाती, वो केवल नाम की प्रधान होती है। यहाँ पे ग्रामीण परिवेश भी देखने को मिल रहा है और कहानी की कथावस्तु भी यही है कि वसुमती प्रधान है, लेकिन वो अपने प्रधान के पद का उपयोग नहीं कर पा रही है। उसका पति प्रधान के पद का उपयोग करता है और वो उसको कहता है कि तुम्हें गांव, अब तुम प्रधान बन गई हो तो तुम्हें गांव के इन लोगों से बचकर निकलना चाहिए, अपने मान सम्मान को बचाते हुए, क्योंकि अब वो प्रधान बन गई है तो तुम्हारी थोड़ी सी ऊंची छवि हो गई है। अब इन छोटे लोगों के मुंह तुम्हें नहीं लगना चाहिए, इस तरह से। लेकिन गांव में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कि हरदे की आत्महत्या की घटना, निर्दोष राम सिंह का जेल जाना, रामकिशन कुम्हार को बनी सिंह को पैसे देना, जबकि बनी सिंह ने उससे बैल ले लिए थे, उसके बैलों का इस्तेमाल किया था तभी। तो इस तरह के कुछ फैसले रणवीर के द्वारा जो गलत किए गए हैं, उन फैसलों की वजह से वसुमती जो है अंदर तक हिल जाती है और अंत में वो निर्णय लेती है कि वो ये सब ख़त्म करके रहेगी और सही समय आने पर वो उसका सही से उपयोग भी करती है। सही समय कब आता है? जब वोट डालने का टाइम आता है। वो अपने पति के खिलाफ वोट डाल के आती है, क्योंकि वो उसको पता है एक वोट का महत्व। वो अपने पति जैसे भ्रष्ट नेता को समाज में दोबारा नहीं देखना चाहती। वो चाहती है कि रणवीर हार जाए, क्योंकि अगर वो फिर से जीत गए तो फिर वहीं लोगों पर अत्याचार करेंगे, दीन दुखी लोगों को परेशान करेंगे। इसलिए वो रणवीर के खिलाफ वोट देती है और वसुमती का ये एक फैसला रणवीर के भविष्य का फैसला कर देता है और वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हार जाता है। और यहाँ पर जो वसुमती है वो अपने माता पिता से, शादी करवाने वाले पंडित से, हवन की वेदी से, अपने गुरुओं से क्षमा मांगती हुई कहती है कि ये करना बहुत ज़रूरी था, मैं अपने अंदर की नारी की आवाज़ को नहीं दबा पाई। तो यहाँ पर वो अंत में नारी सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ाती है। तो ये मुख्य कहानी की विषय वस्तु थी। समझ आई बेटा? यस मैम, यस मैम। ओके, और कुछ? बाकी सारे पॉइंट समझ आ गए? यस मैम। ओके, अभी हमारा अगला प्रश्न है वसुमती का चरित्र चित्रण। वसुमती के चरित्र चित्रण की बात मैंने तुम लोगों से पहले कहा था कि जो हम कहानी की समीक्षा करते हैं, हमारे सभी प्रश्न इसी में आ जाते हैं। तो जैसे वसुमती के चरित्र चित्रण यानी इसकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में हम पात्र व चरित्र चित्रण वाले पॉइंट में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं। बताओ बेटा, वसुमती के चरित्र की विशेषताएं बताओ। मैम वो अपने अधिकारों के प्रति वसुमती एक शिक्षित नारी है मैम। वसुमती शिक्षित नारी है और वो शिक्षित नहीं। एक सेकंड बेटा, गाँव में भी सुधार करना चाहती है। हाँ, वसुमती शिक्षित नहीं है, वो अर्ध शिक्षित है।
जैसे कि रणवीर उसको कहता है कि कचहरी करने का इतना शौक है तो अपने पिता से कहकर वकालत पढ़नी चाहिए थी। तो इसका मतलब कि वो अर्ध शिक्षित है, उसने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की है, वो 11वीं तक ही पढ़ी हुई है ना। मैम वो एक कर्तव्यनिष्ठ नारी है मैम। हाँ, कर्तव्यनिष्ठ है, वो अपने सभी कर्तव्यों का पालन करती है, बहू के कर्तव्यों को भी निभाती है, पत्नी के कर्तव्यों को भी निभाती है और प्रधान होने के कर्तव्य भी वो निभाना चाहती है और कुछ हद तक वो निभाती भी है। और भावनाओं से तक मिलती है मैम। वो पतिव्रता भी है बेटा। वो अपने वोट के कर्तव्य का भी पालन करती है, जैसे वो अपने पति को वोट न देकर दूसरे उसको हम ये कहेंगे कि समझदार है वो समझदार है, वो जागरूक भी है, उसको पता है कि वो अपने पति को कैसे हरा सकती है, क्योंकि घर में वो अपने पति को नहीं हरा सकती। उसको ये बात पता है कि वो रणवीर का चाहे कितना ही विरोध कर ले, लेकिन उसे रहना तो रणवीर के पास ही पड़ेगा। तो वो समझदारी से, वो जागरूक है, इसीलिए उसको पता है कि वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके रणवीर को हरा सकती है, इसीलिए वो अपने वोट का इस्तेमाल करती है और रणवीर को हरा देती है। तो इसको हम ये कहेंगे कि वो जागरूक है, उसको पता था कि वोट के द्वारा वो हरा सकती है, तभी उसने सही समय का इंतज़ार किया, नहीं तो वो वैसे भी रणवीर के साथ झगड़ा भी कर सकती थी घर पे, है ना। और बताओ, वो पूरी तरह से भारतीय नारी है, भारतीय संस्कारों में पली बढ़ी है, तो भारतीय नारी भी है, वो सहनशील भी है। रणवीर उस पर इतनी पाबंदियां लगाता है, उसको हरदेई वाले केस में बहुत झगड़ा भी होता है, उसको बहुत कुछ बुरा भला भी कहता है, यहाँ तक कह देता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है, मैंने तो 2 पदों का मैं एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए तुम्हें प्रधान के पद पे चुनाव लड़वाया था। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो रणवीर को बुरा भला नहीं कहती, उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचती। जबकि रणवीर हार जाता है तो वो उसकी दुखी हालत देखकर खुद भी दुखी हो जाती है, वो उसका पूरी तरह से ख्याल रखती है और उसको सांत्वना देने की कोशिश करती है। तो यहाँ हम उसको ये कहेंगे कि वो दयालु भी है और समझदार भी है। मैम वो सहनशील भी है। क्या बेटा? लीडर भी है। वो कोमल हृदय वाली मैम, लोगों की भावनाओं को समझती है मैम और हमेशा सच्चाई का ही साथ देती है मैम, सत्यवादी है वो। जो कोमल हृदय आ गया वो तो हमारा इसमें पॉइंट आ जाएगा बेटा, दयावान में है। जो ईश्वरिया है वो आधुनिक विचारों वाली महिला है, अनपढ़ है, उदार हृदय है, मुंहफट है, लेकिन फिर भी उसकी पारखी नज़र है, वो आदमी को देखकर पहचान जाती है कि वो कौन कितने पानी में है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, सशक्त नारी का प्रतिनिधित्व करती है और वसुमती को उसके दायित्वों के लिए प्रेरित भी ईश्वरिया ही करती है। विवेकशील है मैम। विवेकशील है, मतलब वो डरती नहीं है किसी से, मूर्ख भी नहीं है, उसको पता है अगर वसुमती चुनाव में जीत जाएगी तो उसको पता है कि वो नारियों के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होने देगी। हाँ, वो विवेकशील है, वो समझदारी से सारी बातें। ओके, तो ये तो हो गए हमारी जो कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं, इनके चरित्र की विशेषताएं जो लघुत्रात्मक प्रश्नों में आ सकती है। मैम किया था। हाँ, ये पॉइंट हमने डिस्कस तो किया है कि पारखी नज़र है उसकी, वो हर आदमी को नाप जोख लेती है कि कौन कितने पानी में है। इसका वर्णन हम करेंगे तो इसी तरह करेंगे जैसे अभी आपने कहा कि वसुमती से लेखिका ने कहलवाया भी है कि जब तक हम दोनों ईश्वरिया और मैं एक ही दिन इस गांव में ब्याही आई थी, मैंने जब तक गांव की गली मोहल्लों की पहचान ही की थी, तब तक ईश्वरिया ने हर मकान हर गली को देख लिया था और पहचान कर ली थी हर आदमी की कि कौन कितने पानी में है, हर आदमी को नाप जोख लिया था। तो इस तरह से उसकी पारखी नज़र है। और जब वसुमती प्रधान बनती है तो उसको पता है, वसुमती को पहचान जाती है कि वसुमती उनके साथ अन्याय नहीं करेगी, इसलिए वो कहती है कि अब दुख के दिन बीत गए हैं और हमारे सुख के दिन आ गए हैं। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि ईश्वरिया की नज़र जो है बहुत पारखी है, वो तुरंत आदमी को देखकर पहचान जाती है।